गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हमारी कंट्री से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो एपीडा है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, ताकि एक्सपोर्ट वैल्यू चेन जो है इंडिया की उसको स्ट्रेंथन किया जा सके न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए। तो एक्चुअली में हम अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक एक्सपोर्ट्स को डबल करना चाहते हैं। तो लगभग नेक्स्ट अभी हमने 2018 की जो हमारी पॉलिसी थी उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि $30 बिलियन का जो एक्सपोर्ट था उसको बढ़ाकर 2022 तक 60 बिलियन करना है और अगले उसके कुछ सालों बाद उसको $100 बिलियन पर लेकर जाना है। सिर्फ एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाना है बल्कि अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को भी डाइवर्सिफाई करना है और इवन जो है पेरिशेबल्स कम्युनिटीज़ जो है उनका भी एक्सपोर्ट हमको बाहर करना है। फिर इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है ये एमओयू साइन किया गया अपेडा और एनआरडीसी द्वारा। तो अपेडा के बारे में आपको कई बार हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अपेडा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स का की जो है एक्सपोर्ट करना, डेवलपमेंट करना, उसकी उन सब का काम ये करते हैं। इवन जो इंडिया में अगर शुगर इंपोर्ट की जाती है तो उसकी भी जो है मॉनिटरिंग जो है वो अपेडा ही करता है। जो उसके शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं, शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट्स जो है इनके शेड्यूल में गिवन है और इनके एक्सपोर्ट्स को ये देखते हैं जिन प्रोडक्ट्स के, उनको हम शेड्यूल प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो अब जो है उनके स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई करना कि कैसे क्या वो शेड्यूल प्रोडक्ट्स के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे तभी उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है ऑफ कोर्स। तो जो है फार्मर्स को या इवन एक्सपोर्टर्स को जो है उनको बताते हैं कि आप इतने मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो तभी आपके जो है प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। अब एनआरडीसी क्या है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसके अंडर आता है। 1953 में इसको बनाया गया था ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या ऐसी जो है इन्वेंशंस करने के लिए, ताकि जो है उसको कमर्शलाइज किया जा सके और पब्लिक जो है एक्सपोर्टर्स को, जैसे इस केस में एक्सपोर्टर्स को जो है शेयर की जाएगी वो जो है टेक्निकल नो हाउ। तो बेसिकली हमारी जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये एनआरडीसी को बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। तो अभी एक स्टडी हुई है ICMR और INDIAB के बीच में, और ये कह रही है कि हमारे लगभग 5297 लोगों की उन्होंने स्टडी की, उसमें से सिर्फ 7% जो है वो लोग थे जो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे थे, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कंट्रोल कर पा रहे थे। तो अब ये रिसर्च जो है ऑफ कोर्स ICMR और INDIAB जो है उन्होंने की है। अब इसमें हमको ये देखना है कि किन चीज़ों पर डिपेंडेंट था कि कौन से लोग जो हैं अपनी डायबिटीज़ या अपने ब्लड प्रेशर या अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पा रहे थे। जिनमें हायर एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट की हुई थी, जो खासकर मेल थे, या फिर जो रूरल रेजिडेंस में जो है वो रहते थे। अब रूरल रेजिडेंस में जो रहते थे उनका ऑफ कोर्स इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा कम है उनकी क्या होता है कि उनकी फिज़िकल जो है एक्सरसाइज ज़्यादा है, और जिनकी डायबिटीज़ शॉर्टर ड्यूरेशन की है, उनको अभी सिर्फ 10 साल से कम हुए हैं डायबिटीज़ हुए, तो वो अच्छे तरीके से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे थे। तो ये कुछ आंकड़े यहाँ पर शेयर किए गए हैं। 36% जो है लोग वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है। 48% जो है वो कह रहे थे उन्होंने अपने ब्लड जो है प्रेशर को कंट्रोल किया है कभी ना कभी ऑफ कोर्स, और 41.5% जो है अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये इससे हमको आंकड़े जो है हमको ये अपने किसी आंसर में लिखने को ये काम आ सकते हैं, तो इसलिए ये जो स्टडी को यहाँ पर शेयर किया गया। तो अब आपको जिसको डायबिटीज़ नहीं पता तो उनको यहाँ पर बेसिक आइडिया दे देते हैं डायबिटीज़ का। बेसिकली आपकी बॉडी इंसुलिन इतना इनफ नहीं प्रोड्यूस कर पाती जिसकी वजह से आप शुगर को डाइजेस्ट कर पाओ। तो ये डायबिटीज़ भी जो है दो तरह की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 होती है उसमें क्या होता है कि पैनक्रियाज जो है वो इतना इंसुलिन नहीं बना पाते कि आपकी बॉडी जो है वो शुगर को या ग्लूकोज लेवल को, जिसको आप कह सकते हो, उसको डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आपकी ओबेसिटी है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से जो है आपको ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि आप इतनी एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, आप ओबीज हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं उनको न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग बनाया गया है। तो ऑफ कोर्स ये May 1 से जो है ये चार्ज लेंगे। तो हमको इनकी
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उन्होंने क्या पोजीशंस होल्ड किए हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर मेंशन कर दिया ऑफ कोर्स। तो हम इसमें देखते हैं कि नीति आयोग का जो है वो सिस्टम है क्या, वो कैसे जो है वो काम करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। तो अब इसका मोटिव ये था कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको ये जो है अचीव करे और कंट्री में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स को जो है ये रेलेवेंट स्ट्रेटजिक और टेक्निकल एडवाइस देता है। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्निंग काउंसिल है इसका जिसमें चीफ मिनिस्टर्स भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स विद द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, रीजनल काउंसिल्स भी बनाने की बात की गई है जिसके अंदर जो है स्पेसिफिक उस रीजन के जो स्टेट्स हैं उनकी जो है इशूज़ को एड्रेस करना, उनकी कंटिजेंसीज या एमरजेंसीज को एड्रेस करने का जो है वो प्रोविज़न है। अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसमें कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी ला सकते हैं नॉमिनेट करके, जैसे कि कुछ एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट या फिर प्रैक्टिशनर्स जो है जिनके पास कोई रेलेवेंट डोमेन नॉलेज है तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करके इसमें ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एक तरह से ये थिंक टैंक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैम्बलिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ये जो है कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि वो गैम्बलिंग को स्टेट में रिकॉग्नाइज करें और उसको लीगलाइज कर दें। ठीक है, अब उनका ये क्यों करने का प्लान है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इससे वो एडिक्वेट रेवेन्यू जनरेट कर सकें, क्योंकि लीगलाइज करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। तो गैम्बलिंग या फिर बैटिंग जो है वो होता क्या है? गैम्बलिंग जनरली वो होता है जो आप कार्ड गेम्स खेलते हो, उससे जो है आप जो है उसमें बहुत हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको आप जुआ भी कह सकते हो। ठीक है, बैटिंग में क्या होता है? बैटिंग में जो होता है वो आपकी जनरली कैसीनो गेम्स होती है या फिर आप कोई क्रिकेट मैच पे या किसी मैच पे आप जो है वो बैट लगाते हो, उसको आप बैटिंग कहते हो। तो हमारे कुछ सेंट्रल लॉज हैं जो इसको गवर्न कर रहे हैं ऑफ कोर्स, जबकि हमारा जो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो गैम्बलिंग है या बैटिंग है उसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही लॉज बना सकती है, सिर्फ वो क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। बट हमारे कुछ सेंट्रल लॉज हैं जो ऑफ कोर्स इन सबको जो है गैम्बलिंग को या बैटिंग को जो है वो रेगुलेट करते हैं या फिर गवर्न करते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो कौन से लॉज हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं। अब क्या हमको इसको लीगलाइज करना चाहिए? कुछ उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो पहला फेवर में आर्ग्यूमेंट तो ये है कि ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा स्टेट एक्सचेकर को, वरना क्या होता है कि ये इलीगल है तो इसकी मनी जो है वो अनअकाउंटेड रहती है और अनअकाउंटेड मनी जो है वो टेरर फाइनेंसिंग जैसे गलत जो है वो हाथों में चली जाती है। ठीक है, फिर अगर पैसा आएगा स्टेट के पास तो वो सोशल स्कीम्स में लगा सकेंगे। लीगलाइज करने से ऑफ कोर्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। ठीक है, फिर अभी क्या होता है कि आपने गैम्बलिंग या बैटिंग को इलीगल किया हुआ है तो उसकी वजह से वो तो हो ही रही है, आपने चाहे लीगल किया हो चाहे ना लीगल किया हो, तो उससे क्या होता है कि मैच फिक्सिंग के भी जो इंसिडेंट्स हैं वो जो है आप उसको कर्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने इसको लीगलाइज कर दिया तो। अब इसके आर्गूमेंट्स अगेंस्ट में क्या है? ऑफ कोर्स पहला तो यही आर्गूमेंट है कि मॉरली रॉन्ग है और एथिकली भी करेक्ट नहीं है हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में। बहुत से लोग जो है वो इस जुए की लत में लग जाते हैं, फिर वो बैंक्रप्सी, एडिक्शन, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, डाइवोर्स, क्राइम, मतलब सोशल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। खासकर जो पुअर और डिसएडवांटेज लोग हैं वो इससे सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लत उन्हें ही लगती है। ठीक है, फिर जो ये बैटिंग की कंपनीज़ हैं वो भी एक्सप्लॉइट कर सकती है लोगों को झांसा दे करके आप बहुत पैसा कमा सकते हो, तो उनका पैसा जो है वो ऑफकोर्स इसमें लेके आ सकती है वो। ठीक है, फिर हमारे जो यंग पीपल हैं सबसे ज़्यादा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यंग और खासकर जो पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शन में के यंग लोग हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये इसके आर्गूमेंट्स कुछ अगेंस्ट में है। अब हमारा वे फॉरवर्ड क्या है इसका? अब हमारी 276 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन कहती है कि इसको आपको लीगलाइज कर देना चाहिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाकर। तो अब पहली बात, अगर हमको लीगलाइज करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको स्टेट लिस्ट में से निकाल के इसको कंकरेंट लिस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो स्टेट लिस्ट ही में ही है तो हमारी पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती इसके ऊपर। तो अब अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो इस लॉ में ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, एक पर्सन कितना गैम्बलिंग या कितनी बैटिंग कर सकता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और कितने एक स्पेसिफाइड पीरियड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और जो पर्सन इससे पैसा कमाएगा उन बैंक अकाउंट्स को या उन अकाउंट्स को जो है पैन या फिर आधार से लिंक किया होना चाहिए। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट ठीक से नज़र रख सके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कर्ब ऑन इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो WTO जो है उनकी जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने बोला है कि क्योंकि इस टाइम पर वर्ल्ड में फूड ग्रेन्स की दिक्कत चल रही है तो वो कुछ ऐसे जो है प्रोविजंस देख रही हैं कि जिससे कि इंडिया वर्ल्ड को फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट पे जो है कुछ दिक्कत क्या आती है आपको ऑफ कोर्स पता होगा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये आपका AOA जो है एक ट्रीटी है WTO की, वो क्योंकि इंडिया उसके जो है कुछ प्रोविजंस को वॉलेट करता है तो इसलिए जो है कुछ
दिक्कतें होती हैं इंडिया को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि इंडिया जो है लगभग 20 कंट्री से ज़्यादा के साथ कांटेक्ट में है ताकि वो वीट उनको एक्सपोर्ट कर सके। इंडिया जो है वो 15 मिलियन टन्स ऑफ वीट जो है वो लगभग एक्सपोर्ट करना चाहता है इस साल, और इंडिया ने इस बार सरप्लस प्रोडक्शन की है वीट की, लगभग 111 मिलियन टन्स जो है वो हमने वीट की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट की हुई है इस बार। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या हमारी को रिस्ट्रिक्शंस, कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारी WTO की, जो हमारे को रोक रही हैं एक्सपोर्ट करने से। तो पहला तो है ऑफकोर्स आपका मेन ही यही है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये यूरुग्वे राउंड ऑफ गैट के टाइम पर इसको नेगोशिएट किया गया था, 1995 से ये एनफोर्स हुआ है। इसका मोटिव ये था कि जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं वैसी कुछ सब्सिडीज़ या कुछ ऐसी हेल्प जो गवर्नमेंट्स करती हैं जानबूझ के अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, उसको रोकना और ट्रांसपेरेंट एक तरह से मार्केट एक्सेस देना बाकी सारी कंट्रीज़ को। अभी होगा क्या कि इंडिया अगर MSP देगा तो इससे क्या होता है कि जो बाहर की कंट्रीज़ के प्रोडक्ट, अब एग्जांपल लेते हैं, अब हम ये मानते हैं कि समझ लो पाकिस्तान भी वीट भेजता है मार्केट में, ठीक है, और समझ लो लीबिया में भेज रहा है वीट, ठीक है, पाकिस्तान भी भेज रहा है लेकिन इंडिया भी भेज रहा है। इंडिया का वीट जो है पाकिस्तान जो है लीबिया में ज़्यादा क्यों बिकेगा? क्योंकि इंडिया का वीट सस्ता होगा। सस्ता क्यों होगा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने MSP पे उसको जो है प्रोक्योर किया है, फार्मर को अच्छे से इंडेमनीफाई कर दिया है, सारा लॉस उनका, तो जो प्राइस कंपेटिटिवनेस है वो सफ़र करेगी। पाकिस्तान ने, हम एज्यूम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान भी हो सकता देता हो, बट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके फार्मर्स को सपोर्ट नहीं दिया है, तो उनका जो है वो जो है वीट वहाँ पर महंगा बिकेगा। तो इन सब चीज़ों को है इक्वल करने के लिए जो है ये कहा गया था उस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में कि आपको ये जो है सब्सिडीज़ है, जो आपके ये ट्रेड को में बैरियर्स जो क्रिएट करती हैं, ये सपोर्ट सिस्टम जो है उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है, कम्प्लीटली रिमूव तो नहीं करना है बट उसको कम करके लेके आना है। तो ऑब्लिगेशंस क्या थी इस एग्रीमेंट में? तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा था कि आपको तो अपनी जो रिडक्शंस हैं, जो अपनी कमिटमेंट जो आप करते हो, समझ लो जो वो MSP देते हैं या वो अपने सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को, उसको 6 साल के अंदर, मतलब 1995 से 6 साल, मतलब साल 2000 के एंड तक आपको जो है अपनी कमिटमेंट को कम करना है, ठीक है। और फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कहा था कि आपको 10 साल तक इसको कंप्लीट करना है, मतलब बाय द ईयर 2004। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको कहा था कि आप अपने फार्मर्स को सपोर्ट दे सकते हो, आपको कोई कमिटमेंट या आपको रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब देखते हैं अब प्रोविजंस क्या हैं इस एग्रीमेंट के। तो पहला तो मार्केट एक्सेस है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब आपको टैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको आपको ख़त्म करना है, ठीक है। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको आपको अबॉलिश करना है और जो है इक्विवेलेंट टैरिफ लेके आना है, ताकि जो है सारी कंट्रीज एक तरह से इक्वल लेवल पर जो है वो compete कर सके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। फिर स्पेशल सेफगार्ड प्रोविज़न एक बार लेके आया गया। स्पेशल सेफगार्ड प्रोविज़न क्या कहता है कि कभी अगर आपको ऐसा लगे कि इम्पोर्ट आपका एक पर्टिकुलर कंट्री से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से आपके फार्मर्स जो है लोकल फार्मर्स सफ़र कर रहे हैं, तो आप इस स्पेशल सेफगार्ड प्रोविज़न का यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर जो है उस कंट्री से जो आपको इंपोर्ट हो रहा है, समझ लो एग्जांपल लेते हैं, चाइना से हमारा समझ लो कि राइस का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने लग जाए क्योंकि वो बहुत सस्ते दाम पर हमको राइस बेचने को तैयार हो जाएँ। तो अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट सर्ज हो रहा है तो हमारे पास ये पावर है कि हम स्पेशल सेफगार्ड प्रोविज़न का यूज़ करके उनके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज़ लगा सकें वहाँ से आते हुए राइस के ऊपर, ताकि हमारे जो है वो प्राइस इक्वल हो जाए और हमारे जो लोकल फार्मर्स है वो सफ़र ना करें, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी कंट्री या इंडिया जो है क्यों सफ़र करता है, क्योंकि इंडिया डोमेस्टिक सपोर्ट देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया कि आपको जो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ दे रहे हो अपने फार्मर्स को, जो कि फ्री ट्रेड को या फेयर प्राइस को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, उसको आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो 3 तरह की सब्सिडीज़ होती हैं, एक होती है एम्बर बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स, ठीक है। एक और होती है ऑफकोर्स आपकी SND बॉक्स, जिसको आप स्पेशल सोशल एंड डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडीज़ कहते हो, वो अलाउड होती हैं, बट वो भी कुछ कंडीशंस पे अलाउड होती हैं, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है। वो सारी सब्सिडीज़ जो कि प्रोडक्शन को या फिर ट्रेड को जो डिस्टॉर्ट कर रही हैं, जैसे कि हमारी MSP इंडिया में है ना, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारे कंपेटिटर कंट्रीज़ हैं उनके फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में थोड़े महंगे बिकते हैं, और हमारे फार्मर्स क्यों सस्ता बेच पाते हैं, क्योंकि या हमारे एक्सपोर्टर्स क्यों सस्ता बेच पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है।
तो WTO ये कहता है कि आपको ऐसी सब्सिडीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा है कि आपको उसको 5% लेवल पर लेके आना है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया जो है उनको कहा है कि आपको 10% के लेवल पर लेके आना है। ठीक है, इतना कम कर लेना है कि वो 10% के लेवल पे आ जाए। किसका 10%? आपकी टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट की वैल्यू का 10%। मतलब अगर हम 1 लाख करोड़ के अगर हम एग्रीकल्चर आउटपुट है इंडिया का, तो हम 10,000 करोड़ से ऊपर की सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। ठीक है, सो अब है अगली आपकी ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ वो होती हैं जो आपकी जैसे फार्मर्स को एक प्रोडक्शन लेवल अचीव करने के लिए जो है वो एनकरेज करने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि आपकी डायरेक्ट पेमेंट्स। ठीक है, आप डायरेक्ट कैश पेमेंट्स अगर देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, ये अलाउड है ब्लू बॉक्स में। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं उसमें आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपनी डायरेक्ट पेमेंट्स फार्मर्स को दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी स्पेंडिंग जो है पे उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे वो आप सब्सिडीज दे सकते हो ब्लू बॉक्स में। इसीलिए ये कहा जाता है इंडिया में कि आप MSP को अबॉलिश कर दो। अगर आपको इतना ही सपोर्ट देना है फार्मर्स को तो आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है वो उनको सपोर्ट करो। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है क्योंकि WTO में अलाउड नहीं है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़, और हम एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ देते हैं तो इसकी वजह से जो है हमको वर्ल्ड वाइड जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ऑफकोर्स ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है इसको हम बार बार जो है एक्सटेंड करते जा रहे हैं, अभी तक इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ऑफकोर्स इन्फोर्स होगा, और जिस दिन ये इन्फोर्स होगा उस दिन इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सफ़र करने लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। हमको नहीं करना चाहिए, हमको ये ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ जो हमको अलाउड है तो हम डायरेक्ट पेमेंट्स कर रहे हैं, उसकी बजाय हम ये MSP को जो है उसको हम अबॉलिश करके डायरेक्ट पेमेंट्स जो है फार्मर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है ग्रीन बॉक्स। ये बहुत ही वाइड बॉक्स है, इसके अंदर हम जो आपकी एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, जैसे कि पब्लिक स्टोरेज फैसिलिटी, पेस्ट एंड डिसीज़ कंट्रोल, रिसर्च फैसिलिटीज़, या जो है आपकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इनकम इंश्योरेंस स्कीम, जो बेसिकली फार्मर को एक तरह से पॉजिटिव वे में सपोर्ट दे रही हैं, उनको जो है WTO अलाउ करता है। वो कहता है कि आप जो है ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे, आप अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हो, आप उनके अच्छी रिसर्च करके दे रहे हो कि वो अच्छे जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप्स उगा सकें। ये सब जो है वो अलाउ किया गया है। अगला है SND बॉक्स। ये SND बॉक्स जो है वो सोशल एंड डेवलपमेंट बॉक्स है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलाउ किया गया है कि वो सब्सिडी आप दे सकते हो इन केस अगर आपके घर में, आपके जो है कंट्री में पुअर फार्मर्स हैं, मिनिमम सोशल वेलफेयर आप उनको स्कीम देना चाहते हो, हेल्थ सपोर्ट देना चाहते हो, वो आप उनको पैसा दे सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलाउ किया गया है कि वो ऐसी सब्सिडीज़ दे सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स 5% से कम होना चाहिए उसका टोटल आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट से। ठीक है, अगला है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। ये तो बैन है, ये अलाउड नहीं है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आप नहीं दे सकते, उसको आपको रिड्यूस करना है। जैसे मैंने आपको देखा, आपने देखा ऊपर 5% जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए और 10% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपके क्योंकि क्या होगा कि आपके एक्सपोर्ट को चीपर बना देंगी वो सब्सिडीज़, तो उससे क्या होगा कि बाकी जो आपके कॉम्पिटिशन में कंट्रीज़ जो फार्मर्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, इसलिए एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को रिड्यूस करने को कहा गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ़ोन टैपिंग। तो एक IPS ऑफिसर है मुंबई में, उनके ऊपर FIR हुआ है क्योंकि उन्होंने फ़ोन टैप किए थे कुछ MPs के या कुछ लीडर्स के। अब यह एक एलिगेशन है, ऑफ कोर्स ये हमको जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमको ये पता होना चाहिए कि लीगल प्रोविजंस क्या हैं। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 जो है आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, वो ये कहता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और इवन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आप कर सकते हो फ़ोन टैपिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन ये है कि जो प्रेस मैसेजेस हैं उनको आप इंटरसेप्ट और डिटेन नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर कौन टैप कर सकता है फ़ोन? पुलिस कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में 10 सेंट्रल एजेंसीज जो है उनको ऑथराइज़ किया गया है। इनके अलावा कोई भी और एजेंसी जो है अगर टैप कर रही है फ़ोन तो उसको हम इलीगल कहेंगे। और कौन ऑथराइज़ करता है फ़ोन टैपिंग? तो रूल 419A है इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 2007 का। वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर फ़ोन टैप करना है तो सेक्रेटरी जो है होम अफेयर्स के, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के, वो जो है रिटर्न ऑर्डर देंगे। और अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है जो कि होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो भी यही ऑफ कोर्स यही होंगे। ठीक है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में वो भी ऑर्डर दे सकते हैं। ये वाला ऑर्डर जो है वो रिटर्न में, राइटिंग में होना चाहिए, और जो सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो एयरटेल है, BSNL है, कोई भी हो सकता है ऑफ कोर्स, उनको राइटिंग में आपको ये ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट ऑर्डर 111।
तो अब ये गवर्नमेंट ऑर्डर 111 क्या है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है उन्होंने 25 साल पुराना ये ऑर्डर जो है उसको विड्रॉ कर लिया है। इस ऑर्डर के तहत, जो कि पुरानी, आपको पता है तेलंगाना पहले नहीं था, आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तो उस टाइम पर जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी 1996 में उन्होंने ऑर्डर दिया था कि ओस्मान सागर और हिमायत सागर के 10 किलोमीटर के रेडियस में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स या फिर डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो नहीं किए जा सकते, क्योंकि उससे कैचमेंट एरिया को जो है ओस्मान सागर के और हिमायत सागर के नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि इंडस्ट्री सेटअप करना, रेजिडेंशियल कॉलोनी या होटल बनाना, ये सब अलाउड नहीं था। ठीक है, अब उस ऑर्डर को जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। तो इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी तो खतरा बढ़ जाएगा जो है, और इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा। तो ये आपके जो दोनों रेजरवायर हैं ये आपके मूसी रिवर पर बनाए गए हैं, जो आपकी हैदराबाद में पड़ती है। ठीक है, तो इनको इसलिए बनाया गया था ताकि हैदराबाद को फ्लड से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन्वायरमेंटलिस्ट यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप अगर ये कंस्ट्रक्शन शुरू करो तो उससे जो है फ्लड्स का खतरा दोबारा हैदराबाद पर जो है वो मंडराने लगेगा। ठीक है, सो एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडियन नेशनल कैलेंडर। तो हमारी अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव पर जो है कुछ कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। तो अभी उज्जैन में हमारी इंडियन नेशनल कैलेंडर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई है। तो हमको कॉन्फ्रेंस के बारे में तो नहीं पता होना चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कैलेंडर है क्या। तो ऑफकोर्स इसको इंडिया की पार्लियामेंट ने 1957 में बनाया था। इसको हम साका कैलेंडर भी कहते हैं। और हमारी जो जनरली गवर्नमेंट की कम्युनिकेशंस होती हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो, चाहे वो गज़ेट ऑफ इंडिया भी हो, तो उसमें जो है साका कैलेंडर के बाद की जो है डेट्स भी अनाउंस की जाती हैं। ठीक है, तो हर कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है वो साका कैलेंडर, ऑफकोर्स ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साका कैलेंडर के हिसाब से भी इशू करती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Research Development Corporation. So in order to give boost to the export value chain of agriculture products, an MOU has been signed between APEDA and NRDC. So this, of course, MOU will help in the implementation of agriculture export policy, which was announced by the government in 2018. So before understanding this MOU, we have to see what are the objectives of this policy for agriculture exports. So of course, when it was announced in 2018, our aim was to double the agricultural exports from the then $30 billion to $60 billion plus by the year 2022. And in the subsequent years, we wanted to reach about $100 billion of agriculture exports. Okay, so it also talked about diversifying our export basket and even focusing upon perishable commodities. Okay, so it also wanted to promote the indigenous organic products of India, even the traditional and non-traditional agriculture product exports from India. So these were the objectives of our agriculture export policy. So to implement this policy and to realize the objectives of this policy, this MOU has been signed. So you know that APEDA is it was of course established by the government of India under this APEDA Act of 1985. It functions under the Ministry of Commerce and Industry, and it is mandated with the responsibility to promote exports and development of scheduled products. So what are the scheduled products? Basically the products for which the responsibility of their export has been accorded to APEDA. Okay, so these can be fruits, vegetables, meat products, or poultry products, dairy products, and so on. Okay, so all these products, if India wants to export them, or anyone from India, any exporter from India wants to export them to foreign countries, they have to contact APEDA for that. Okay, because APEDA also fixes the standards of these products and specification of these products which have to be exported from India. Okay, so apart from that, in case India has to import sugar, then that also is monitored by APEDA. Similarly, now let us see the NRDC now. So it functions under the Department of Scientific and Industrial Research, and it of course it is a part of Ministry of Science and Technology. Established in 1953, it aims to promote, develop and commercialize the technologies for the Indian commercial or industrial sector. Okay. So the next topic is diabetes. So recently a study has been conducted by ICMR and Indian Diabetes, and it has said that over 7% of the samples, or the individuals who were sampled, they were able to achieve their blood sugar, blood pressure and cholesterol targets. So this study is saying that what were the
reasons, or what were the factors upon which the control of individuals depended. So in case the individuals who were higher, who had completed their higher education, they were more prone to control their diabetes. Mostly males were able to control their diabetes. Even the people who were residing in rural areas, because they were having excess physical exercise, they were able to control their diabetes. And even those people who had a shorter duration of diabetes, that they were affected from diabetes under 10 years, they were also able to achieve the targets. Okay, so these are some figures which have been mentioned by this study, as 36% of 4834 people with diabetes achieved good blood sugar level. Okay, similarly these figures are also there. So because this study is particularly focused on diabetes, we have to see what is diabetes. Okay, so it is the inability of our body to effectively use or even respond to the insulin. Of course, this insulin is a hormone which helps in the digestion of glucose or the sugar. So there are two types of diabetes. First, of course, is the type 1, and the second one is type 2. In type 1 diabetes, the pancreas failed to produce sufficient insulin. But in type 2 diabetes, it is caused because you are not having enough exercise and you are obese. So that is the prime reason for not for no digestion of your blood sugar level, and it causes diabetes in people. Okay, so what is the next topic? The next topic is vice chairperson or vice chairman of Niti Aayog. So Dr. Suman Berry has been appointed as the new vice chairperson of Niti Aayog. Of course, we do not need to go into his educational details. We have to see what is Niti Aayog and what is the role of vice chairperson. So this Niti Aayog was, of course, founded in January 2015 when we replaced Planning Commission with this institution. So the aim of Niti Aayog is to achieve sustainable development goals and enhance cooperative federalism in the country. Okay, so it provides relevant strategic and technical advice to the central and state governments both, and the chairperson of this Niti Aayog is the Prime Minister of India. The vice chairperson is, of course, this Dr. Suman Berry, who is going to take the reins on 1st of May. And there is also governing council. It comprises of the chief ministers of all states and lieutenant governors of all union territories. And there is also a proposal to establish regional councils so that the regional needs can be addressed by this Niti Aayog. The Prime Minister can also appoint special invitees who are generally domain experts, and he can nominate these invitees to this Niti Aayog. Okay. So the next topic is gambling. So state government of Meghalaya is contemplating that it can legalize gambling, online gaming and online betting, because it wants to generate adequate revenue from this gambling business. Okay, so what is gambling or betting? So gambling is generally referred to as playing card games and in which high stakes are involved, but betting is mostly casino games, and you put a wager or a bet on certain events like a cricket match or anything. So of course this laws on gambling and betting can only be made by state governments, because under the 7th schedule of the constitution, state this gambling or laws on gambling and betting, they fall under the state list. Okay, but of course there are central laws also which govern them. Of course that would depend if certain states want to opt these laws or not, because the regulation of gambling falls under their domain. Okay, so there are certain laws which regulate gambling, or which intend to regulate gambling. Okay, so we do not need to learn all of them, but just go through them once. Okay, so what are the arguments in favor of legalizing gambling? So first of all is that you will be able to generate a lot of revenue from it. Otherwise, because this is illegal, so the amount that is generated from gambling goes in unaccounted, and it is used in illegal activities like terror financing. Also, the money generated can be used for social schemes, and it will also generate large scale employment opportunities in the state. And in case, because this gambling or betting also involves match fixing, it will also curb that.
menace. Okay, so what are the arguments against it? So it is morally wrong, you know that, because you people involved in gambling generally go to the level that of addiction, where they reach to the level of bankruptcy or loss of livelihoods, or there are other social problems also. So generally this gambling destroys the lives of those who are poor and disadvantaged. Okay, so even the companies who would be involved in gambling may be able to exploit people, and they would be able to encourage people and make them addicted, so that they can earn their money. Similarly, people who are young, they are most likely to develop addiction of gambling. Okay, so that's why, looking at all these issues, the 276th report of Law Commission of India has said that we can legalize gambling, but there must be some riders. Okay, so first of all, of course, if you have to legalize gambling, then the parliament will have to place this gambling into the concurrent list from the currently state list. Okay, so after that, parliament can make a law, and it can restrict the number of transactions that a person can make in the field of gambling. Okay, also linking of accounts with PAN or Aadhaar card can also be contemplated. Okay, so the next topic is curb on Indian agricultural exports. So you know that because of Russia and Ukraine crisis, the world is looking at a big crisis of wheat, because generally a lot of wheat comes from Ukraine. So because it is under the shadow of war, so the world is looking towards India, because India is willing to help the world, and we are also in talks with about 20 countries to export wheat, and about 15 million tons of wheat is may be exported from India. But there are certain riders here, because WTO rules prohibit India from crossing a certain limit of exports, because we are not complying with their agreement on agriculture. Okay, so what is this agreement on agriculture? Of course, it was negotiated during the Uruguay round of general agreement on tariffs and trade, and it started functioning from the 1st of January. But we have been delaying it time and again, because we do not want to decrease the support that we give to our farmers. Okay, so of course, this agreement on agriculture was intended to remove the trade barriers, because certain countries, even of course India, we give certain subsidies to our farmers or to our exporters, so that their product becomes very price competitive in comparison with other countries' products, and that of course distorts trades. It destroys the concept of equal competition in the market. So that's why there are certain riders upon Indian exports. So that's why the WTO Director General is saying that we are looking at options, so that how India can come into the picture and remove the uncertainties regarding the food grain shortage in the world. Okay, so what are the obligations under this agreement on agriculture? So of course it says that the developed countries have to reduce their subsidies or their commitments to their farmers within the 6 years period, that is by the year 2000, from the time when it was enforced. And for developing countries, it asked them to complete this reduction within 10 years. So what were the reduction? Of course, least developed countries were not required to make any reduction, because their export or agriculture export is already very low. Okay, so apart from market access, you can read it yourself. Of course, market access means providing equitable access to the market to others. If you want to access the global market, you have to provide the market of yours also. Okay, there are of course special safeguard provisions also, which says that in case there is an import surge because of any particular event, you can impose additional duties to protect your farmers. So let's if China starts exporting a lot of rice to India at a very low price, then to save our domestic farmers, we can use the provisions of this special safeguard mechanism. But the most important one is the domestic export. Why we are being criticized worldwide? Because we indulge in this domestic support. Okay, so according to WTO, there are mainly three types of boxes in which the domestic subsidies have been
classified. Okay, so under the first one is the amber box. So all subsidies which distort production and trade, they fall under this amber box. So like I was telling you that our MSP, because you give MSP to the farmers or you provide the support to the exporters, they India's agriculture export becomes price competitive worldwide, and that's why it distorts competition in the global market, because uh, it it gives an undue advantage to Indian products. That's why this amber box subsidies are not allowed, like our MSP, because it is distorting trade. But there are blue box subsidies also, which are allowed. Okay, but there are certain conditions. But like if you really want to support your farmers, instead of giving them MSP, you can give them direct payments, like direct benefit transfer schemes. You can just, let's say, you can enforce universal basic income. You can provide 5,000 rupees, 1,000, 4,000, any amount to your farmers, instead of providing them subsidies which are attached to their products. Okay, so these subsidies, a certain minimum level of income to your farmers, they are allowed under the blue box support system or the domestic subsidies. And there are certainly green box subsidies also. So green box subsidies are those subsidies which are developing the in agriculture infrastructure in the country. Like you provide public storage system for the food security, you provide them research benefits, or you provide them research and development facilities, because this is enhancing the agricultural sector. That's why these green box subsidies by the governments are allowed. But what is happening in India, we have been accustomed to amber box subsidies, and our farmers are so accustomed to these amber box subsidies, they do not want to focus upon the blue box and green box subsidies, okay, which are of course allowed. So someday, when we have to accede to the agreement on agriculture, we have to agree to this amber box condition, and that time there would be a big shock to our farmers when this MSP would have to be reduced. Okay, so currently this amber box subsidies, they are allowed because because the member states of WTO have been asked, especially if they are developed countries, then they have been asked that you have to reduce it to the level of 5% of your total agricultural output. Okay, and in case of developing countries like India, it has been asked that you have to reduce them to the level of 10%. So someday or the another, we have to follow these conditions, because if you want to remain a part of the global market, you have to agree to the conditions of WTO. There is also another box, that is the social and development box, in which if your farmers are very poor, you have to provide them minimum social welfare benefits, then it is allowed. Okay, you can provide them certain these developing countries have been asked that you can provide certain minimum benefits which are important for your farmers to live. Okay, so but it also should not cross the level of 5% of your total agricultural output. And export subsidies that we have talked about above, they have to be eliminated altogether, because they are price distorting, and they distort the prices of and provide you inequitable or even undue advantage over other countries' products. Okay. So the next topic is phone tapping. So an IPS officer has been accused of tapping the phones of some politicians. We do not need to go into the details, but we have to see what are the legal provisions for it. So Section 5, subsection 2 of the Indian Telegraph Act says that you can tap phone, but if it is important in the interest of public safety, sovereignty and integrity of India, or even the security of state. But there is an exception. You cannot tap the press messages. Okay. So who can tap phones? Of course, the police can tap phones in this case of state, and in the case of central government, 10 agencies have been authorized to do that. Any other agency, if it is tapping the phone, and then it would be considered illegal. So who authorizes this phone tapping? Of course, at the level of central government, the secretary, who is under the Ministry of Home Affairs, allows this underwriting, of course, to tap the phones of certain individuals. Same is for the state government also. For the state home department, whoever is the secretary, he or she has to give in writing to the service provider that this phone number must be tapped. Okay.
So anyways, what is the next topic? The next topic is government order 111. So there was a government order which was issued by the then Andhra Pradesh government, because there was no Telangana at that point of time. So in 1996 this order said that any construction or development activity around the catchment areas of Osman Sagar and Himayat Sagar is prohibited within the radius of 10 kilometers. So the idea was to protect the catchment areas. So these reservoirs, Osman Sagar and Himayat Sagar, were constructed to protect the Hyderabad from floods, because Hyderabad is built on the banks of Musi River. So to protect Hyderabad from floods, these reservoirs were constructed. But now Telangana government has withdrawn this 25-year-old government order. Now the environmentalists are saying that it will be very destructive because it will destroy the surrounding ecosystem. So the next topic is Indian National Calendar. So a 2-day conference and exhibition on the Indian National Calendar has just recently concluded in Ujjain. So what is this Indian National Calendar? Of course, it was established by the Indian Parliament in 1957, and it is also called the Saka calendar. Okay, so apart from the normal Gregorian calendar that you and me follow, the government of India also follows the Saka calendar, and any news broadcast by the All India Radio or any communication issued by the government of India, even in the Gazette of India, it is also carrying the Saka calendar. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.